ओके, वेलकम बैक। तो ये हमारा चैप्टर 6 होगा। ये बात करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जो हम अपनी इंडियन पॉलिटी के बाकी सारे चैप्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। उनसे ही लिंकअप होता हुआ ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करेंगे कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आप देखते रहते होंगे आसपास आसपास इन द सेंस कि न्यूज़ में। अभी ये मई 2021 में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन इसके आसपास ही कुछ दिन पहले ही अभी सीज फायर हुई है, जो अभी एक तरीके से वॉर की सिचुएशंस चल रही थी इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच में, है ना। तो वहाँ पे कंटिन्यूसली हमने ये भी देखा कि वहाँ पे कंटिन्यूसली यूएन की मीटिंग्स हो रही थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हो रही थी। उसमें डिसीजन लिए जा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि क्राइसिस आ गई है, इकोनॉमिकली क्राइसिस हमारे ऊपर आ गई है। हमारे कंट्री या पाकिस्तान को ले लो या कोई और कंट्री ले लो, उन्हें सडनली पैसे या लोन की ज़रूरत है, तो वो वापस पहुंच जाते हैं, है ना। वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाते हैं, है ना। तो वहाँ से जा करके वो क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट वगैरह लेते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जैसे कोरोना की पैंडेमिक चल रही है, तो उसमें कंटिन्यूसली आपको मिलते रहता है कि WHO आकर के कुछ वहाँ पे चीज़ों को बता रहा है कि इसको इस तरीके से आप करो, है ना। ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करो, इतना ज़्यादा आपका ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। कई सारी कंट्रीज के कोऑर्डिनेशन से वो बने हुए होते हैं और उनकी अपनी अपनी सहभागिता होती है और उसका मोटिव अलग अलग होता है। तो इन्हीं सब के बारे में कुछ मेन जो हमारे वर्ल्ड में इस समय काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट इस चैप्टर में। देखो, ये चैप्टर ओवरऑल आपकी कई सारी चीज़ों पे बात करेगा, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है यूनाइटेड नेशन, है ना। तो यूएन 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 आप कई बार सुनते रहते होगे। तो सबसे बड़ा जो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पे है, वो यूनाइटेड नेशन ही है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते होगे, यहाँ पे ये जो है, ये यूनाइटेड नेशन का एक लोगो है। लोगो आप देख सकते हो, एक तरीके से वर्ल्ड का ग्लोब दिखाने की टॉप से कोशिश की गई है। और यहाँ पे, है ना, एक एक जो ऑलिव ब्रांचेस होती हैं, उनकी दो शाखाएं यहाँ पे लगाई गई हैं। ये चैप्टर मेनली यूएन वगैरह के बारे में भी बात करेगा। उसके साथ साथ एंड होगा इस चैप्टर का इस क्वेश्चन पे कि जो ये यूनाइटेड नेशन की काउंसिल वगैरह बनाई गई है या यूनाइटेड नेशन बनाया गया है, क्या ये डोमिनेट, जो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है कोई एक सुपर पावर, उसको काउंटर करने में यूज हो रहा है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि हमने चैप्टर के सॉरी इस क्लास के जो बाकी चैप्टर्स थे, उस चैप्टर में हमने ये चीज़ देख ली कि जैसे जैसे क्या हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसके बाद से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1991 के आसपास। हमने देखा कि 89 में बर्लिन की वॉल गिरती है और फिर धीरे धीरे करके 1991 के आसपास में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि अब सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ एक सुपर पावर रह गई थी, वो यूनाइटेड स्टेट्स रह गई थी। उसको काउंटर करने के लिए कई सारे और ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, वो अपना काम करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो 1945 वर्ल्ड वॉर 2 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो बनी हुई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले भी, वर्ल्ड वॉर 1 जब होता है उस समय पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉपर अपना काम कर नहीं पाती है, उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता नहीं है, और उसके होने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। उसका काम ही था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें ना हो, तो हो जाती है तो इसलिए उसे हटा दिया जाता है या वो खुद ही हट जाती है। और उसके बाद यूएन का हम देखते हैं जस्ट 1945 में ख़त्म होता है। और 24 अक्टूबर इसका हम यूएन डे का, यूनाइटेड नेशन डे का हम मनाते हैं। वो होता है 24 अक्टूबर को, हर साल हम मनाया करते हैं। तो देखने को मिलता है 24 अक्टूबर 1945 को ये ऑफिशियल डेट मानी जाती है जब वो इस्टेब्लिश होती है। चैप्टर आपका ये कहता है कि भैया देखो, यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ यहाँ पे बड़े बड़े बातें, मतलब एक कुछ छोटी लाइंस में, लेकिन कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी बातें यहाँ कही गई हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 यहाँ स्टेटमेंट्स बता रहा है। पहला आपको देखने को मिल रहा है, जो यूएन के सेकंड सिक्योरिटी काउंसिल थे, डैग, उन्होंने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है, ये इसलिए नहीं बनाई गई थी, वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन। ऐसा नहीं है कि ह्यूमैनिटी को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए, बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए बनाई जा रही है। इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इसको हेल तक पहुंचने से रोका जा सके। यानी जिस लेवल पे हम हैं, हमारी ह्यूमैनिटी है, उससे हमें बहुत ज़्यादा, हमारा मोटिव नहीं है कि ऊपर ले जाना है, एटलीस्ट बर्बाद ना हो जाए, इस कारण से इसको बनाया गया था। दूसरा कहते हैं यहाँ पे विंस्टन चर्चिल, आप इनका नाम जरूर सुने होंगे।
ये चर्चिल 1945 के समय पे आपके जो हेड थे वहाँ ब्रिटेन के, है ना। तो उस समय पे क्या था कि इन्होंने एक लाइन कही, इन्होंने कहा जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर। ये इनकी लाइन थी, छोटी लाइन थी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव लाइन थी। ये कहता है जॉ जॉ मतलब बात करना एक दूसरे से, तो दो लोग आपस में एक दूसरे पे गुस्सा हो, कई सारे बातें एक दूसरे को कहते हैं, वो ज्यादा बेटर है बजाय कि दोनों लोग मिल करके वॉर कर लें, है ना। तो हम अक्सर देखते हैं दो लोग वॉर करने जाते हैं, उसके बीच में और लोग भी आते हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर की तरीके से बदलता है। ये अगली थी। तीसरा, आप अक्सर नाम सुनते होंगे, इंडिया के शशि थरूर जी हैं। ये पहले यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन में। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने ये कहा कि इजंट इट बेटर टू हैव वन प्लेस वेयर ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन गेट टुगेदर, बोर ईच अदर समटाइम्स विद देयर वर्ड्स रादर देन बोर होल्स इनटू ईच अदर ऑन बैटलफील्ड। ये ज्यादा बेटर है कि लोग एक साथ एक हॉल में बैठे कई सारी कंट्रीज और एक दूसरे को बात करके बोर करें, इसके बजाय कि कहीं वो एक दूसरे को बोर होल्स इनटू ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड। बोर मतलब ये भी होता है कि एक तरीके से, है ना, किसी गन फील्ड जो आपका गन होता है ना, उसको भी बोर कहते हैं, ये जो आगे का पोर्शन निकला हुआ होता है। तो उससे हम एक दूसरे में होल्स कर दें, यानी कि एक दूसरे को गोली मार दें। इससे अच्छा है कि हम एक हॉल में बैठ करके एक दूसरे को बोर करें। तो ये कुछ बातें कही गई हैं जो यूएन के बारे में कही गई हैं। तो ओवरऑल आपको थोड़ा थोड़ा इससे ये समझ में आ रहा होगा कि यूएन जो है वो उनका काम ही था पीस ट्रीटी और ये सारी चीज को करने के लिए, वॉर वगैरह ना हो इनको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो ये कह रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अदर वे, नेशंस कैन यूजली सी दैट देयर आर सम थिंग्स दे मस्ट डू टुगेदर। देखिए कुछ चीजें हैं जो आप सभी देश को मिल करके करना होगा, है ना। किसी एक देश के करने से वो काम नहीं चलेगा। ऐसे कुछ डिसीजंस को लेने के लिए मेन आता है यूएन का काम। देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ कह रहा है कि जैसे मान लीजिए इस समय कोरोना चल रहा है, कोविड जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है या यूएस में है, वो हर एक कंट्री में है। तो इस चीज पे लोगों का देखो मोबाइलाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर इंडिया में कोई चीज अगर दिक्कत आई तो यहाँ से लोग फ्लाइट या कुछ लेकर के अक्सर ही अलग जगह पे जाते रहते हैं। दूसरी जगह वो यूएस गया, वहां से कुछ बंदे इटली चले गए, कुछ रशिया चले गए, है ना। तो ये क्या है कि ऐसा होता है कि अगर एक कंट्री पे कोई दिक्कत है तो वो कई सारे चीजों चीजों पे आएगी। जैसे ये पैंडेमिक आ गई, जैसे आप ग्लोबल वार्मिंग देख लें, जैसे आप क्लाइमेट चेंज की चीजें देख लें, है ना। तो ऐसी चीजों पे जैसे अब सीएफसी बढ़ रहा है तो इससे ऑब्वियसली कई सारे क्लाइमेट चेंज पे दिक्कत आने वाली है ना। देखने को मिल रहा है कि अभी जल्द ही आपने देखा कि अंटार्कटिक का एक बड़ा सा आइसबर्ग जो है वो टूट गया, है ना। तो ऐसी चीजें कहा जाता है कि आगे हो सकता है 2060 तक कई सारे ऐसे जो कोस्टल एरियाज वाले हैं प्लेसेस हैं वो हो सकता है डूब ही जाएं। तो ऐसी चीजों पे पूरे वर्ल्ड को काम करना होगा। तो मेन इनका काम होता है कि भाई सब लोग ऐसे कई सारी चीजें हैं जिन पे लोग मिल करके कोऑपरेटिव वे में उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालें। लेकिन देखने को क्या मिलता है, कह रहा है अनफॉर्चुनेटली रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर कोऑपरेशन एंड एक्चुअली कोऑपरेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग। कह रहा है कि देखो कहीं जरूरत है कोऑपरेशन को में और एक्चुअली लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, ये दो अलग बात होती है। मान लो इंडिया और पाकिस्तान भी है, वो किसी एक चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई आप दोनों लोग को कोऑपरेशन करनी चाहिए, इस पे कश्मीर मुद्दे पे कोऑपरेशन करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो कोऑपरेट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये दो बातें अलग पूरी तरीके से। इसी को इस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कह रहा है कि नेशंस can organize the need to cooperate but cannot always agree on how best to do so। अगला यूज बता रहा है, देखो दिक्कत उस समय ये भी थी, ये सारी दिक्कतें बता रहे हैं यहाँ पे कि ये क्या क्या दिक्कतें हैं जिसके कारण से हमें चाहिए हुआ था एक इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, या हमेशा चाहिए होती है। ये कह रहे हैं कि देखो नेशंस ऐसा भी कभी कभी होता था कि वो चाहते थे कि चलो यार ऐसा है ना कि कुछ इसका ना एक सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन उसे कैसे करना है ये वो नहीं जानते थे। दो लोगों का वहां पे माइंड लग रहा है, दो कंट्रीज का माइंड लग रहा है, इससे भी कुछ ज्यादा फ्रूटफुल डिसीजन नहीं आ पाता था। दूसरा ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने इसराइल और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप वगैरह में देखा या पैलेस्टीन वॉर में देखा कि यहाँ इसराइल अपनी चीजें को रखना चाह रहा है, पैलेस्टीन रखना चाह रहा है, लेकिन ऐसा है कि कोई किसी के सामने दबना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पे एक हम हो सकता है कि एक जगह पे चले जाएं जहाँ पे ये दोनों लोग आए, इन दोनों लोग के मुद्दों को रखा जाए और उसके बाद से कुछ कॉमन सोल्यूशन निकाला जाए। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स पहले आती थी। ये भी प्रॉब्लम एक बड़ी है, लोग चाहते भी हैं करना लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल नहीं पाता। तो इस पे कहा गया कि देखो ऐसी चीजें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी जिसको लेते हुए आगे हमें देखने को मिला कि यूएन जो यूनाइटेड नेशन है
उसका एवोल्यूशन, उसका विस्तार होता है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे महसूस होती है और एक तरीके से उसका विस्तार यहाँ पे धीरे धीरे करके होता है। तो यहाँ डेट भी देखिए बता दिया आपको, यहाँ बता रहा है 24 अक्टूबर, पॉसिबली शायद मैंने आपको 21 बोला था, मैं थोड़ा सा अगर गलत नहीं हो तो 21 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। द यूएन वॉज फाउंडेड हैंस अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड ए यूएन डे। ओके, तो शायद मैंने 21 अक्टूबर कह दिया था। इट इज़ 24 ऑफ अक्टूबर 1945, है ना, जब ये यूएन को ऑफिशियली बताया जाता है कि इस समय बना था। और 24 अक्टूबर को बनता है, 30 अक्टूबर को इंडिया क्या कर लेता है, इसको ज्वाइन कर लेता है। तो सबसे पहले 51 कंट्रीज थी जो एक साथ मिलती हैं और वो बनाने जाती हैं, लेकिन 51 में पोलैंड नहीं आ पाती है, तो ओवरऑल 50 कंट्रीज मिलती हैं और 50 कंट्रीज ने इसको इनिशियली स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखने को मिलता है एवोल्यूशन ऑफ यूएन। यहाँ कहता ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो इनकरेज करता है कि हमें क्या है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तब ये बना था कि हमें यार कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उसके रिजल्ट में बनता क्या है, द लीग ऑफ नेशंस बनती है, एक लीग रहती है कि ऐसी कोई दोबारा दिक्कतें ना आए, इसलिए हम आपस में आ जाते हैं। मेनली यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट करती हैं इसमें। लेकिन होता क्या है, इन सब के बाद भी दूसरा वर्ल्ड वॉर हो जाता है जो 39 से 45 पे जाता है, हम सभी को पता है, बहुत ही डिफेम्ड है। कई लोग मरते हैं, कई लोग मरते हैं, तो इसके कारण से लगता है कि ऐसा है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग हमें कुछ ना कुछ चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, यूएन को बनाया। यूएन वाज फाउंडेड एज सक्सेसर टू द लीग। लीग का ही एक सक्सेसर यहाँ इसलिए कह रहा है क्योंकि जो काम नियरली लीग का था, इन्हें वही काम करना था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल इनको बनाने की ज़रूरत थी। तो 1945 में जैसे ही ये बनता है, कह रहा है कि इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1945, इमीडिएटली, ओके, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ये बनता है। और द ऑर्गेनाइजेशन वो सेटअप जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 51 थे और उसमें वन ज्वाइन नहीं कर पाया था, इस कारण से 15 कंट्रीज ने इनिशियली बनाया था। ये कहते हैं कि इनका होप ये था कि ऐसा है कि कहीं कोई वॉर वगैरह या कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, लेकिन अगर इन केस कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाती है तो उसमें जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो लोगों के कैजुअलिटीज़ हैं, वो मिनिमम हो, है ना। जैसे हमने देखा इसराइल फलस्तीन में हो भी गया, लेकिन उसे मिनिमम करने की कोशिश की गई, है ना। ऐसे कई सारे देश हैं जो आपस में, जैसे रशिया यूक्रेन में हमेशा पंगे रहते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में हमेशा पंगे रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा ही पंगे रहते हैं आपस में, है ना। तो ऐसी चीज़ें रहती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर वॉर हो भी जाए तो हमें कोशिश हो कि बहुत ही कम वहाँ पे लोगों को लॉस हो। ये कह रहा है 2006 में द यूएन हैड 192 कंट्रीज, है ना। 2006 में 192 कंट्रीज थी, लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ पे 193, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब के समय में, यानी 2021 में 193 कंट्रीज है, जिसमें हम कहते हैं साउथ सुडान। साउथ सुडान इसका सबसे सबसे लेटेस्ट, सबसे न्यूएस्ट मेंबर है ना। इस समय पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो यूएन होता है उसका हर बार क्या होता है, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होता है। तो इस समय हमारे प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस, जो आपके शायद बुक में ना दिया हो, लेकिन मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ। तो एंटोनियो गुटेरेस है ना। तो ये इस समय पे क्या है, इसके प्रेसिडेंट है। ये बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो ये पोर्टुगल से हैं, तो वहाँ से ये बिलोंग करते हैं, और ये एक समय पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, है ना। तो अब देखने को मिलता है कि यहाँ यूएन के कुछ 5 यहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं। देखो, कुछ परमानेंट मेंबर, 192 की जगह 193 मेंबर्स टोटल हैं, लेकिन कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि ये हमेशा हमेशा मेंबर रहेंगे। और कुछ हम अक्सर देखते रहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल्स में कुछ मेंबर्स हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस ही स्लाइड के ऊपर आपने अगर ध्यान दिया होगा, मैंने उसे थोड़ा सा जल्दी से निकाल दिया। ये देखने को आपको एक चार्ट मिल रहा होगा। ये चार्ट एग्जैक्टली देखो, मैं छोटा सा और मिनिमाइज करता हूँ। ये देखने को मिल रहा है कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, उसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। मेनली 6 ऑर्गन्स हैं, लेकिन जिसमें से एक थोड़ा सा उतना अच्छा वर्क वगैरह नहीं था, ना कुछ ज़्यादा उसको ज़रूरत पड़ी, तो उसको हटा दिया गया। प्रेजेंटली इसके 5, है ना, प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो आपस में क्या है कि वर्क करते रहते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। जिसमें आपको मेनली देखने को मिल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल है। भाई सिक्योरिटी काउंसिल वर्ड से ही क्लियर है ना। ऐसा वॉर वगैरह या ऐसी कुछ चीज़ें होती तो इनको कोऑपरेट करना पड़ता है, बाकियों से कोऑपरेशन ये लेते रहते हैं। आपको ये भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, कि दो देशों के बीच में अगर पंगा हो गया तो उनका भाई जस्टिस कौन करेगा। आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है जनरल असेंबली तो जनरल असेंबली तो सबसे ही फंडामेंटल है, सबसे बेस होती है ना। तो ये तीसरा आपको पार्ट, तीसरा क्या है, ये पहले नंबर पे है जनरल असेंबली। दूसरे पे आपका सिक्योरिटी काउंसिल आता है। तीसरे पे आपका क्या आ जाता है,
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। मैं इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग से बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है। चौथा फिर आप देखने को मिलता है आपको यहाँ पे क्या कि सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट एग्जैक्टली जैसा आपको दिल्ली में सेक्रेटेरिएट है, उसका काम क्या होता है, एक जगह रहता है जहाँ पे सारे लोग आकर के जो ऑफिशियल वर्क्स वगैरह होता है उसकी गैदरिंग होती है और वो सारे काम वो किया करते हैं। अगला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये है ना, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल ऑब्वियसली आपको सोशल कॉजेज हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब पे इनको बात करनी होती है। तो इस पे बता रहा है कि इसका टर्म्स कितने साल का होता है, तो ये 3 साल का इनका टर्म होता है इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल का, जिसमें 54 नियरली सीट्स होते हैं, है ना। हमने देखा कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं इसके, तो इसका बता रहा है कि टोटल टोटल 15 मेंबर्स इसमें होते हैं। 15 मेंबर्स बटे कैसे होते हैं, 5 + 10 में, तो ऑब्वियसली 5 आपको पता है कौन होंगे, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स हमने ऑलरेडी अभी नीचे पढ़ा है और अभी एक बार और देख लेंगे उसे। तो 5 मेंबर्स परमानेंट वाले होते हैं और 10 होते हैं ऐसे जो नॉन परमानेंट होते हैं, है ना। तो ये लोग मिल करके आपस में बना रहे होते हैं। एज ऑफ नाउ जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि ये मैं 24 मई 2021 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब आपको देखने को मिलता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर 10 हैं, ये चेंज होते रहते हैं, 193 मेंबर्स में चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस समय इंडिया भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है और आने वाले अगस्त में ये उसका प्रेसिडेंट भी रहेगा। प्रेसिडेंट मतलब उसे एक तरीके से, है ना, उसे उसका नेतृत्व भी करेगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल है। लास्ट ये हम देखते हैं ट्रस्टीशिप और काउंसिल है, इसको एक तरीके से फ्यूटाइल मानते हुए इसे हटा दिया गया है। अगली बात, ये सारे ही जितने हैं, जैसे यूएन के ये कितने टोटल बॉडीज हो गए, 6 बॉडीज हो गए मेनली। तो अगर हम कभी कभी आपको देखता होगा कि यूएन की जनरल असेंबली है ना, कभी आपको सुनने में आता है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बनाई गई है ना। तो इन सभी का कहीं ना कहीं एक हेडक्वार्टर होता है। तो सभी का क्या है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। बस एक का न्यूयॉर्क में नहीं है, वो है जो आपका ये जज वाला है, ये जस्टिस वाला है, इसका कहाँ है आपका, ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड में प्लेस है हेग। हेग में आपका ये इसका पड़ता है क्या, हेडक्वार्टर। तो अब आगे बात करते हैं। अब हमने देखा कि कहाँ कहाँ किनके हेड ऑफिस हैं और कहाँ कहाँ से इनका कैसे वर्किंग होती है, जिसका आपका कुछ और ऐसा है ना पार्ट वगैरह बता रखा है कि कुछ और भी तरीके के जो अलग अलग वर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके अंडर में काम करती हैं, वो इसमें दिखा रखा है कि इस सेक्टर्स में भी वो काम कर लिया करते हैं। अगली बात कहता है कि रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, है ना। कोल्ड वॉर होता है तो कोल्ड वॉर के बाद रिफॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि जब भी कोई आपका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो समय के साथ चीज़ें बदलेंगी। तब जो कंडीशंस थी, तब जो टेक्नोलॉजी थी, अब तो वो है नहीं, है ना। या तब जो कंडीशंस थी वो अब है नहीं, सिचुएशंस बदलेंगी, उसके अकॉर्डिंग से इनमें रिफॉर्मेशन चाहिए। तो मेनली यहाँ पे कह रहा है दो बेसिक रिफॉर्म्स जो रिक्वायर्ड थी और कही गई, वो ये थी कि पहला तो इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्रोसेस में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और दूसरी बात थी कि जब कोई डिसीजन यूएन अगर ले लेता है, जैसे उसका जो जस्टिस वाला था, वो उसमें अगर कोई डिसीजन ले लेता है तो उसको क्या है कि एक बार रिव्यू करने की भी यहाँ होनी चाहिए क्षमता, कि मान लीजिए उसने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो उस पर रिव्यू वगैरह भी होना चाहिए कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। तो बात करता है कि वन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, द बिगेस्ट डिस्कशन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। देखो सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग पे बहुत ही बड़े डिबेट्स हुए हैं हमेशा ही। जैसे आप देखिए जिस समय बना था उस समय कितने मेंबर्स थे, नियरली 51 मेंबर्स ने इनिशिएट किया था और इन लोगों ने मिलकर बनाया था। इसमें उन्होंने 5 को ऐसा बना दिया था, है ना, किसको बना दिया था कि ये 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स की मैंने आपको लिस्ट बता दी, चाइना है उसमें, यूएसए है उसमें, आ जाएगा फ्रांस उसमें, आ जाएगा यूके उसमें, है ना, आ जाएगा रशिया। तो ये सारे जो हैं ये 5 परमानेंट मेंबर्स बन गए। लेकिन इनके साथ साथ कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन तब 51 में ऐसे बनाए गए थे। लेकिन आज आज की डेट में 193 मेंबर्स हैं। अगर आप इनके परसेंटेज वाइज लें तो नियरली 10% परमानेंट मेंबर्स थे। आज 193 मेंबर्स हैं लेकिन स्टिल परमानेंट मेंबर्स सिर्फ 5 हैं। तो इसको लेकर के हमेशा ही डिबेट रहा कि भाई इस परमानेंट मेंबर्स को आप बढ़ाइए। परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होता है, जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो हमेशा डिबेट रही कि ऐसा है भैया कि आप इन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाइए, है ना। तो ये जनरल सा छोटा सा आपको एक ये बता रखा है, एक चार्ट में दे रखा है कि हमेशा अलग अलग टाइम पे कौन कौन सिक्योरिटी यूएन सेक्रेटरीज के जनरल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया इस समय कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। पहले पहले अलग अलग पर्सन के यहाँ पे नाम बता रहा है, जिसमें से
कई सारे पर्सन को आप जानते होंगे, लेकिन एक पर्सन बहुत ही फेमस जो रहे वो आप कोफी अन्नान को ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, है ना। तो ये घाना से थे और इनको बनाया गया था, है ना। अब आप देखिए, अब ये कह रहा है कि देखिए बातें लोगों में होती रहती थी कि भाई आप सिक्योरिटी, हम बातें कर रहे थे कि सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको बढ़ाएं। उसके अलावा यहाँ पे देखो क्या बातें बताई गई कि कुछ पॉइंट्स थे जिसपे वो कंसीडर कर रहे थे, जैसे बोल रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसी रियलिटीज आई जो एग्जैक्टली ना उसमें डिस्क्रिपेंसीज देखी गई। जैसे कह रहा है हियर आर सम ऑफ द चेंजेस दैट हैव ऑकर्ड, जब बनी थी तब से और अभी को लेकर के कुछ ना कुछ चेंजेस रहे हैं। वो बोल रहा है क्या क्या चेंजेस देखिए। सोवियत यूनियन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। 45 में जब बनी थी तो इट वाज यूएसएसआर। नाउ वी हैव सीन दैट इन 1991 यूएसएसआर टोटली कोलैप्स। यूएस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेस बन चुका था, पावर बन चुका था, अकेला पावर था। अगली चीज यहाँ पे देख रहा था कि रशिया जो रिलेशनशिप थी किसमें, रशिया में और यूएसएसआर में, वो उतने अच्छे रह नहीं गए थे। और यूएस और रशिया में भी रिलेशन बहुत अच्छे रह नहीं गए थे, क्योंकि उस समय आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो रशिया और यूएस एक ही साथ थे। बाद में इन सभी के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अगली पॉइंट थी कि चाइना बहुत ही तेज से इमर्ज कर रहा था ग्रेट पावर में, और इंडिया जो था वो भी बहुत ही रैपिडली बढ़ रहा था। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं जो बता रहे हैं जब बनी थी और अब से लेकर में ये इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस हो चुकी हैं। एशिया जो इतनी ज्यादा तरीके से इकोनॉमी वहां की बूस्ट कर रही थी, ऐसा सोचा नहीं गया था कि इतना तेज से वो बूस्ट करेगी। यहाँ देखा जाता है कई सारे और नई कंट्रीज बन चुकी थी, है ना, जो पहले भाई किसी की डोमिनियन थी, अब वो पूरी तरीके से कंट्रीज बन चुकी थी, तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज भी बढ़ रही थी। कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी आ रहे थे जो हमने पहले कभी देखा नहीं था, जैसे जेनोसाइड वगैरह भी हो रही थी। अब तो जेनोसाइड आपने कई सारे सुने होंगे, सबसे ज्यादा जापान जेनोसाइड्स कई सारे करा है ना, चाइना में जेनोसाइड्स हुए। तो आप जर्मनी में भी देखे होगे, तो ऐसी चीजें भी आ रही थी, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रही थी, है ना। यहाँ पे आपको देख मिल रहा है टेररिज्म। टेररिज्म ही एक रीजन था जिसमें ईरान और इराक के बीच में वॉर हुआ, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, है ना। लोगों ने ट्रीटीज बनाई क्योंकि न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, लोगों के पास न्यूक्लियर पावर आ चुके थे, तो वहां पे क्या है कि ऐसे ट्रीटीज भी बन रही थी। तो ये सारे भी इश्यूज आ रहे थे। इन सबको देखते हुए देखा गया कि इतनी बड़ी बड़ी पॉइंट्स हैं जिन पे दिक्कतें आ रही हैं। तो दिक्कतें आ रही थी तो भाई कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो इसको देखते हुए हुआ क्या, देखो, इन दिस सिचुएशन 1989 एज द कोल्ड वॉर वाज एंडेड, द क्वेश्चन फेसिंग द वर्ल्ड वॉर। 89 में बर्लिन की वॉल गिरती है, 91 में यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है, कोल्ड वॉर 89 में इस तरीके से खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये देखा गया कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो यूएन है वो जितना काम उसे उसकी रिक्वायरमेंट थी उतना काम वो कर रही है कि नहीं कर रही है। और देखा जाता है कि क्या इतना पावर अभी है भी यूएन के पास कि नहीं है। व्हाट शुड इट बी डूइंग, इसे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कौन कौन से और रिफॉर्म्स हैं जो यूएन में होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें अभी प्रॉब्लम में आ रखी थी क्योंकि इतने सारे चेंजेस हो चुके थे, इस पे ये कंसीडर किया गया। तो इसको देखते हुए क्या क्या रिफॉर्म और स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं, रिफॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि दो ही मेन पॉइंट थे स्ट्रक्चर में, एक तो हमें रिफॉर्मेशन देखना था, एक तो इसके प्रोसेस ऑफ वर्किंग में देखना था। तो क्या क्या रिफॉर्म लिए गए, उस पर कैसे कैसे वर्किंग हुई, ये आगे इस चैप्टर में अभी बताएगा। तो इसको हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, है ना, कि क्या क्या उनके वर्क होते हैं और कैसे कैसे रिफॉर्म्स देखे गए। ओके, ओवरऑल ये 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कवर होगा, तो तीनों पार्ट को सेम प्लेलिस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं।